वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पे वर्क करते हुए उसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है एंड हमने उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया। अगर आप इन टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लखवीर सिंह मंजीत कौर की बुक 9th क्लास के फिजिक्स के लिए जो है पब्लिश्ड बाय एस चांद पब्लिशिंग को रेफर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है। सो लेट्स लुक एट इट कि पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरीके से देखते हैं। अगर हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं, लिफ्ट अप कर रहे हैं, तो वो क्या है कि ऐसे केस में हम उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ताकि क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमने वर्क किया है। क्योंकि हमने वर्क किया है ग्रेविटी के अगेंस्ट में तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई होगी, तो वो एनर्जी हमारे उस ऑब्जेक्ट के पास अब है। तो हम बेसिकली ये मानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो किसी चीज़ की प्लेसमेंट, उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन, उसकी फॉर्म की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जैसे कि एक हमने देखा कि ये अर्थ के सरफेस पे है एंड इस ब्रिक को यहाँ हाइट तक ले जाया गया है। तो ये इस केस में हमने क्या किया है, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी ऐड हुई है। सिमिलरली ये हम एग्जांपल देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे भी कार सर्विसिंग होती है, इस तरह की आपके पास शाफ्ट्स होती हैं जो इसे पिक कर लेती हैं, गाड़ी को ऊपर उठा देती हैं। तो ओवरऑल क्या है कि हमने उसे ऊपर पिक करने में ग्रेविटेशनल जो आपके पास एनर्जी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने वर्क करते हुए उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर की है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं क्योंकि देयर शुड बी समथिंग नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दिस केस कि ये तो था कि अगर हमने सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हुए किया। अब अगर मान लीजिए मेरे पास जैसे ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को मैंने इसको घुमा दिया, तो ये जो पुराने टाइम में चाबी वाली घड़ियाँ आया करती थी उसमें इस तरीके के स्प्रिंग हुआ करते थे। तो अब ये क्या था कि स्प्रिंग को अगर हमने घुमा दिया तो ये अब ये क्लोज्ड फॉर्म में है। अब ये स्प्रिंग धीरे धीरे ओपन होगा एंड इस स्प्रिंग के ओपन होने के साथ साथ मतलब ये क्या है, इसके अंदर एक एनर्जी हमने स्टोर्ड कर दी जो कि इसकी अब फॉर्म, इसकी शेप की वजह से है। अब वो वापस अपनी इसी शेप को रिस्टोर करेगा और धीरे धीरे वो एनर्जी को रिलीज करेगा। सिमिलरली एक एग्जांपल हम ये देखते हैं कि जो बच्चे खेलते हैं गुलेल जो होती है, उसमें क्या है कि आपने इस रबड़ को यहाँ पर स्ट्रेच किया, तो इस रबड़ को स्ट्रेच करने में आपने कुछ वर्क डन किया और उसके अंदर एक एनर्जी, अब वो जो स्ट्रेच्ड फॉर्म में है उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होगी जो कि आपके पास एक पोटेंशियल स्टोर हो गया। अब जितना उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जितने पोटेंशियल आप उसमें ज़्यादा स्टोर करोगे, उतना ही वो फर्दर ज़्यादा उसे दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन जब तक आपने इसे खींच के रखा हुआ है तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है। बाद में उसने उसे पत्थर को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। फाइन। तो इन सब एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं तो एक हमें कॉमन पैटर्न नज़र आ रहा है कि एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है काइनेटिक में, तो वो तो हमें नज़र आ रही है कि विद वेलोसिटी के ओके ये दिस इज़ द एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल में वो हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन वो एक स्टोर्ड फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट के पास है। नाउ अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें सो दिस सेज के द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो किसी ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, तो अगर यही एक ब्लॉक जो है वो नीचे ग्राउंड पे पड़ा है या एक हाइट पे पड़ा है, तो उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर कुछ एनर्जी हो सकती है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई फ़र्क ना पड़े कि अगर आप इसी ब्लॉक को यहाँ की बजाय यहाँ ले आओ तो दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी उसमें सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन तो उसमें क्या है कि उसकी पोजीशन और उसकी शेप की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी फ़िलहाल के टाइम में स्टोर है, सिर्फ उस एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। The gravitational potential energy as well as elastic potential energy are commonly known as just potential energy.
तो पोटेंशियल एनर्जी और भी तरह की हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये जो है इलास्टिक फॉर्म में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करते हुए, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हुए, ये जो है ये कॉमनली हमें ज़्यादा नोन है। नाउ अगर और भी कई सारे जैसे एग्जांपल देखें कि जैसे जो ये है कि हमारे पास अगर हमें ये जो आर्चरी के केसेस में, ठीक है, तो क्या है कि हम इसको जो स्ट्रिंग है इसको बहुत हद तक स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वही गुलेल वाला एग्जांपल है कि उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्टोर हो जाती है, ठीक है, एंड देन जब उसे छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में उसको चेंज कर देता है। अब बर्ड जो है वो पहले लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे था, उसने काम किया, वो ऊपर पहुंचा और ऊंची जगह पे जाके बैठ गया। बर्ड सिटिंग एट द हाइट हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो उड़ रहा होता तो उसके अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होती। एंड सिमिलरली अ बर्ड फ्लाइंग इज इन द स्काई हैज़ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास दोनों है। नाउ तो हम एक और यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, विच इज द सम ऑफ the potential and kinetic energies of a body is called mechanical energy। तो sum of kinetic and potential energy जो आपके पास है उसे हम mechanical energy का नाम देते हैं। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, सो यू कैन ईजिली थिंक के सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वहाँ आपसे पूछा गया है। अब बात यह है कि फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो वैसे तो क्योंकि इलास्टिक में स्ट्रेचिंग करते हुए तो उसमें आपके पास अलग अलग केसेस में डिफरेंट केसेस हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली अभी हम बात करते हैं कि हमने ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है। तो हमने जितना वर्क डन किया है ग्रेविटी में, ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे रखने में, तो इट मीन्स जितना हमने वर्क डन किया है उतनी ही एनर्जी उसमें स्टोर हुई होगी। सो लेट्स लुक एट इट कि हमने ये हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हम बात करें तो mg ये हमारे पास फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड्स, एंड h इज द डिस्टेंस कि कितना हमने ट्रेवल किया है। तो ये mgh आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है जब हम ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, या हमने ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में किसी सामान को उठा के ग्राउंड से किसी लेवल पे, किसी हाइट पे रख दिया है। सो mgh इज़ द वैल्यू जिससे हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस केस में, जो कि आपको डायरेक्टली mgh फॉर्मूला बेस्ड आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन विद सम कॉम्प्लेक्सिटी जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट बिल्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड सम अदर क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप एंड दिस MCQ टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं एंड MCQs। नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ पावर। तो पावर जो है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके पास, जितना आप वर्क है या जितना आपके पास एनर्जी है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके पास पावर का कंसेप्ट भी है। अब क्योंकि हम एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चल रहे हैं तो इसमें अब अगर पावर हम समझें तो यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्सिटी ये आने लग गई कि जी वर्क डन दो लोगों ने समान किया, बराबर वर्क डन दो लोग कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सन उसे एक दिन में काम करके चला जा रहा है, एक पर्सन उसने 3 दिन लगा दिए उस काम को करने के लिए। तो हमें क्या पता चलेगा कि जी दोनों के वर्क डन को, दोनों को हम अलग अलग कैसे क्वांटिफाई करेंगे। वहाँ हमारा कंसेप्ट आता है पावर का। तो पावर हमें ये बताती है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज पावर। तो हमें जो वर्क करने के लिए कितना टाइम लगा उसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। सो दस पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जिस गाड़ी में जितनी हॉर्स पावर ज़्यादा होगी उतने ही वो ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर है और वो कम टाइम में उतनी ज़्यादा एनर्जी को वो कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, वो थ्रो कर सकता है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने के लिए। तो पावर जो है हम समझते हैं तो हमारे पास घर में जो बेसिकली
इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो हमारे पास वर्क डन के हिसाब से नहीं, वो हमारे पास पावर कंजम्पशन के हिसाब से आता है। तो पावर आपके पास है वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो एक जनरल एग्जांपल, ठीक है, सो नॉट एब्सोल्यूट बट जनरल हम कह सकते हैं कि तो ये तो बाय डेफिनेशन पावर इज अ वर्क डन पर यूनिट टाइम, और ये जनरली कहा जा सकता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ यंग मैन इज मोर देन एन ओल्ड मैन। तो ये एक जनरल फिनोमिना हम कह सकते हैं कि जो एक ज़्यादा बुजुर्ग पर्सन है वो आराम आराम से काम करेगा, ठीक है, और जो एक यंग पर्सन है वो थोड़ा सा तेज़ी से काम करेगा, तो सेम टाइम में वो ज़्यादा वर्क आपको आउटपुट में दे सकता है। तो इस तरीके से हम पावर का कंसेप्ट यहाँ पर समझ सकते हैं। इन अ नटशेल अगर हम देखें तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि सबसे पहले कि वर्क और एनर्जी जो है इनका आपस में रिलेशन क्या है, देन कितनी तरह की एनर्जीज हो सकती है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम आए कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी किस तरीके की होती है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। मास को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के सारे रिलेशंस हमने सीखे। उसके बाद हम आए वीडियो के सेकंड पार्ट में जिसमें हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें समझी कि जो भी किसी चीज़ की प्लेसमेंट है, उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो फॉर्म है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आपकी कॉज कर सकती है। अब स्ट्रेचिंग वगैरह के केसेस में ये केस कुछ डिफ़िकल्ट हो जाते हैं जिसको हम फर्दर क्लासेस में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमारे पास mgh आ जाता है, तो वो हम इजीली यहाँ पर समझ पाते हैं। एंड देन हम एंड ऑफ द वीडियो में ऐड करते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट कि जो दो लोगों का वर्क डन है उसे हम किस तरीके से अलग अलग क्वांटिफाई कर सकते हैं, सो दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंसेप्ट ऑफ पावर। तो पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सेम टाइम में अगर कोई पर्सन ज़्यादा काम कर सकता है तो इट मीन्स उसकी पावर ज़्यादा है। तो वहाँ पर हम इन दोनों को भी क्वांटिफाई कर पाते हैं। इन कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए आप लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की 9th क्लास की फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं, पब्लिश्ड बाय एसचैन पब्लिशिंग ग्रुप। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.